हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां नामांकन का आज आखिरी दिन है। 109 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 21 अप्रैल को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। आपको बताएं कि कांग्रेस की ओर से 34 नामांकन भरे गए हैं, बीजेपी की ओर से 35 नामांकन दाखिल किए गए और आम आदमी पार्टी की ओर से 21 नामांकन दाखिल किए गए हैं। एक और अहम खबर यह है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी 4 नामांकन यहां दाखिल किए गए हैं। तो शिमला नगर निगम चुनाव नामांकन नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन रहा। 109 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन यहां पर फाइल किया। 21 अप्रैल को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 34 नामांकन यहां पर भरे गए हैं, बीजेपी की तरफ से 35 नामांकन भरे गए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से 21 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 लोगों ने अपना नामांकन किया है। तो शिमला नगर निगम चुनाव जहां नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन रहा, 109 उम्मीदवारों के नाम यहां पर देखे गए जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, शिमला नगर निगम चुनाव नामांकन का आखिरी दिन, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, और इस पूरे प्रोसेस में 109 लोगों ने आवेदन किया है, नामांकन भरा है और इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी संख्या में आवेदन भरे गए। ये इस बार नई चीज़ रही और इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के भी आवेदन आए हैं, बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। ये भी गौर करने वाली चीज़ है। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी जब कहाँ मुकाबले को तिकोना बना पाते हैं और कहाँ फिर भाजपा और कांग्रेस का वोट शेयर घटता है, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और यही जीत और हार का अंतर निकाल पाएंगी। और एक और जो बड़ी बात इस बार नामांकन में आई है वो यही है कि CPIM कम्युनिस्ट पार्टी के नामांकन इस बार घटे हैं, बहुत अधिक संख्या में घटे हैं और ये भी महत्वपूर्ण बात इस बार नामांकन नगर निगम शिमला के इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस में देखने को सामने आई है। कल अब छटनी होगी नामांकन पत्रों की और उसके बाद फिर कल नाम वापसी भी कर सकते हैं उम्मीदवार और उसके बाद फिर चुनाव चिन्ह आवंटन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 2 तारीख को मतदान है, फिर 4 को काउंटिंग है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब तक की जो प्रोसेस रही है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं कि एक तो वोटर्स की संख्या है, इसमें बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, करीब 6,500 वोट नए बने हैं। इसके अलावा नई पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट करने के मूड में है। हालांकि अंतिम क्षणों में उन्होंने उम्मीदवार दिए, कांग्रेस के उम्मीदवार भी 8 उम्मीदवार काफ़ी अंतिम क्षणों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिसाइड किए गए। नामांकन के आखिरी दिन पिछले कल रात को ये फाइनल हो पाए हैं और भाजपा की तरफ से भी 3 उम्मीदवारों की घोषणा काफ़ी देरी से की गई। ये इस पूरी प्रोसेस में तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां उम्मीदवार डिसाइड करने में काफ़ी पीछे रही, काफ़ी धीमी गति से उम्मीदवार डिसाइड किए। 13 तारीख को एक भी नामांकन नहीं हुआ और आज लगातार भीड़ रही और कई दिग्गज नेता, बड़े नेता नामांकन के लिए DC ऑफिस पहुंचे अपने प्रत्याशियों के साथ, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर हो, रामलाल मार्कंडे हो या फिर सुरेश भारद्वाज शिमला शहरी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा भाजपा के लगभग सभी विधायक अपने अपने प्रत्याशियों के साथ आए क्योंकि प्रभारी विधायकों को बनाया गया था भाजपा की तरफ से। इसके अलावा विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार जो भाजपा के थे वो भी पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से अगर बड़े नेताओं की बात करें तो स्थानीय विधायक खुद मौजूद थे, हरीश जनाता। इसके अलावा कई विधायक जिनका शिमला में वर्चस्व है और जिनकी ड्यूटी लगी है वो तमाम लोग थे। कांग्रेस ने पूरे नगर निगम को 5 जोन में बांटा है और बिल्कुल राजेंद्र, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये चुनाव जो है किस करवट अब बैठेंगे, क्योंकि तमाम तर जो लोग हैं वो बेहद दिलचस्पी इसमें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह का दावा है कि कांग्रेस निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान पर भी
हमला बोला। हिमाचल के युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, दिल्ली दौरे पर रहे, कई नेताओं से मुलाकात हुई, किस संदर्भ में मुलाकात हुई? अब देखिए, दिल्ली आएंगे और नेताओं से ना मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ आकर राजनेताओं से मिलना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो उसी संदर्भ में हम दिल्ली आए और यहाँ पे सभी लोगों से मिले। सवाल कि नगर निगम चुनाव नजदीक हैं और अभी हाल में अनुराग ठाकुर जी का बयान आया जिस तरीके से कि कांग्रेस झूठे वादे कर सत्ता में आई है और जो कर्जा उन्होंने लिया है, ऐसे रोजाना जो हिमाचल सरकार है कर्जों में डूबते जा रही है। ऐसे आरोप को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पैसा तो आपको केंद्र से ही लेना है मगर पार्टी वहां पर अब कांग्रेस की है, सहयोग मिल रहा है बराबर, क्योंकि योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ेंगी जब तक केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा? नहीं, मैं इसीलिए मैं दिल्ली आया कि जितने भी योजनाएं हैं जो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है उसमें हमको पूरा सहयोग मिले। और जब भाजपा बात करती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा देती है, तो उस नारे के अंदर कांग्रेस भी आती है, उस नारे के अंदर सब लोग आते हैं, सब दल के लोग आते हैं, तो उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, आश्वासन दिया गया है, अब आने वाला समय ही वो बताएगा कि वो आश्वासन धरातल पे उतरता है या नहीं उतरता है। मगर हम एक साफ मन से आए हैं, सकारात्मक सोच से आए हैं और प्रदेश की उन्नति के लिए दिल्ली आए हैं और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी पूरा सहयोग हिमाचल के विकास का करेंगे। ये आरोप जो वो लगाते हैं अनुराग ठाकुर की झूठे वादे करके आए हैं, महिलाओं को 1500 रुपये देने थे अब तक नहीं दिए, इन वादों को क्या होगा? अनुराग ठाकुर जी जो 15 लाख रुपए देने थे, 15 लाख हर खाते में डालने थे, पहले उसका जवाब दे। महंगाई कम करनी थी, पहले उसका जवाब दे। हमारी जवाबदेही तो प्रदेश की जनता तय करेगी। आने वाले समय में मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है कि चरणबद्ध तरीके से यानी फेज्ड मैनर में इसको प्रदेश के और महिलाओं को भी दिया जाएगा, तो आस्ते आस्ते वो धैर्य रखें, हमारी सारी घोषणाएं जो है वो पूरी होगी। आप अपनी चिंता करें, आगे आपका अपना चुनाव है लोकसभा का, उसकी चिंता करें और सरकार में आप एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर है। हमने आपसे भी सहयोग मांगा है कि आप खेल को बढ़ाने के लिए हिमाचल का पूरा सहयोग दें। उन्होंने बातें कही हैं पर अब समय है कि उसको इम्प्लीमेंट आने वाले समय में किया जाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मन्नू के साथ मरवे मिश्रा, न्यूज़ 18। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव को पार्टी बेहद गंभीरता से ले रही है और बीजेपी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो कमी पार्टी की तरफ से रही है उस कमी को इन चुनाव में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि मात्र 4 महीने के कार्यकाल में लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ हो गए हैं और जो वादे जनता से सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, आजकल शिमला नगर निगम के चुनाव चले हैं और आज भी मुझे कल शाम को ही मैं आया था, आज फिर अभी शिमला ही निकलना है। मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है। विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमी रह गई थी, लेकिन निश्चित रूप से उस कमी को हम इस चुनाव में पूरा करेंगे। जिस प्रकार से अभी मात्र 4 महीने की सरकार का कार्यकाल हुआ है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी मात्र 4 महीने में इस सरकार के खिलाफ हो गई, वो चाहे हम जो है महंगाई की हम बात करें, जिस प्रकार से वैट बढ़ाने का काम किया गया है, या फिर जिस प्रकार से वाटर सेस लगाया गया, वाटर के दाम बढ़े हैं, बिजली के ऊपर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई थी, लेकिन 22 पैसा प्रति यूनिट दाम बढ़ाने का काम इस सरकार ने कर दिया है। और जो गारंटियां इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उसमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, केवल छलावा करने का प्रयास किया है। उसमें चाहे कर्मचारियों की हम बात करें। 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास में स्थित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा आज शाम को हिमाचल सरकार की ओर से राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगी। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों से बात करेंगी और बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। और 20 अप्रैल को राष्ट्रपति भारतीय उन्नत अध्ययन
संस्थान का दौरा करेंगी। बता दें कि शिमला पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति निवास मशोबरा में ही रुकेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। किस तरह से वहां पर तैयारियों को देखा जा रहा है, खासतौर पर आज के दिन की क्या कुछ मसरूफियात रही, आगे क्या है? आज राष्ट्रपति जब शिमला पहुंची उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद थे। इसके अलावा आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे, विधानसभा अध्यक्ष वहां मौजूद रहे। उसके बाद द रिट्रीट राष्ट्रपति गई, जहां उनका निवास स्थान है। वहां पर एक ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। ये ट्यूलिप गार्डन काफ़ी ऐतिहासिक भी है। जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी ये कल्पना थी और उनके आदेशों के बाद यहाँ पर इसको आधुनिक तरीके से सजाया गया था और आधुनिक पौधे भी यहाँ पर लगाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पर पूरा निरीक्षण राष्ट्रपति ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे और राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। मिनिस्टर इन वेटिंग रोहित ठाकुर को लगाया गया, तो वो तो ज़रूर उनके साथ मौजूद हैं ही पूरे दौरे के दौरान। उसके बाद अभी कुछ देर में अभिनंदन समारोह राजभवन में राष्ट्रपति के लिए दिया जाएगा, जहाँ पर पूरे कैबिनेट मौजूद रहेगी, सभी कैबिनेट मंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभिनंदन करेंगे। अब ऐसे अभिनंदन समारोह में अभिनंदन मेयर करती हैं, क्योंकि पहले नागरिक वो होती है, शहर की होते हैं, लेकिन मेयर क्योंकि नहीं है, चुनाव नगर निगम शिमला के जारी है, तो ऐसे में मेयर नहीं होने के कारण अब मुख्यमंत्री ही अभिनंदन समारोह में राष्ट्रपति का अभिनंदन करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब इसके बाद कल कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं और कल के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो सुबह ही राष्ट्रपति लोक लेखा एवं लेखा समिति का कार्यक्रम है, उसमें भाग लेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, वहाँ पर 101 छात्रों को चयनित किया गया है, जिनको पुरस्कार दिए जाएंगे। जो टॉपर्स हैं उनमें से 10 के करीब छात्रों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। उसके बाद पूरा दिन का शेड्यूल अगर हम कहें तो एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी उनके जाने का कार्यक्रम है और कुछ अनौपचारिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं जो शेड्यूल में शामिल नहीं किए गए हैं। तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। हो सकता है अगर मॉल रोड या रिज की तरफ भी राष्ट्रपति आना चाहें तो फिर उसके लिए भी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, बाकायदा रिहर्सल इसके लिए की गई है। और अगर जाखू टेम्पल जाने की भी जैसी अटकलें थी, कई बार राष्ट्रपति गए हैं, तो उसको लेकर भी तैयारियां कर दी गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पूरा हेक्टिक शेड्यूल ये रहने वाला है, काफ़ी बिजी ये शेड्यूल रहने वाला है। और जाते जाते राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश को सौगात भी देकर जाएंगी। द रिट्रीट को आम जनता के लिए कुछ समय के लिए खोला जाएगा और इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो कोई भी प्रदेशवासी या भारत का नागरिक इसके लिए बुकिंग कर सकता है और छात्रों को विशेष रियायत भी इसके लिए दी गई है, ताकि वहाँ के जो ऐतिहासिक महत्व रिट्रीट का है, ये ऐसी भवन है, ऐतिहासिक भवन है, 1854 में ये बना था और इसकी शैली, निर्माण शैली वो बिल्कुल राजेंद्र। तो राष्ट्रपति के इस बेहद अहम दौरे पर लगातार अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल आपने जो तमाम तर जानकारी दी है, तफसीलात दी हैं, उसके लिए राजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहां अपना हिमाचल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। कांगड़ा का धर्मशाला पूरी तरह G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल से होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है, जिनका एयरपोर्ट पर हिमाचली अंदाज में खास तरीके से भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर गद्दी लोक नृत्य के अलावा किन्नौर और पंगवाली लोक नृत्य के जरिए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी, जिसमें 20 देश के 70 वैज्ञानिक और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 19 और 20 अप्रैल तक आयोजित सम्मेलन के अलग अलग सत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। विदेशी मेहमानों को हिमाचल और कांगड़ा की विरासत, संस्कृति, कला, खान-पान और हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू करवाया जाएगा। विदेशी मेहमान यहां योग के बारे में भी जानकारी लेंगे। चाय बागान कांगड़ा आर्ट म्यूजियम भी देखने जाएंगे।
विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी होगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार रूस, यूएई और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंच चुके हैं। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं और इससे आप ये देखिए कि कैसे धर्मशाला पूरी तरह G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल से यहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन होना है जिसमें 20 देशों के 70 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनका स्वागत हिमाचली नृत्य और गीतों के जरिए किया जा रहा है। मेहमानों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए कई बड़े नेता और अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। G20 का हमारे अभी आयोजन किया गया है सम्मेलन का धर्मशाला में, उसके जो डेलीगेट्स का जो वेलकमिंग है और आते ही उनका स्वागत नरसिंगा और जो हमारे नगाड़ा और सभी जो वाद्यंत्र हैं उनसे किया जा रहा है। और उसके बाद इनको जो हिमाचली जो क्विजीन है जैसे सिड्डू है या सी बकथौल टी है, एप्पल टी है और भी इस तरह के जो पारंपरिक हमारे कचौड़ी जैसे कुछ आइटम है ये इनको सर्व किया जा रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं बाहर ये जो हिमाचली नाटी और जो कांगड़ा का झमाकड़ा है ये इसका भी इनको एक झलक दी जा रही है। और G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नीदरलैंड से आई लारा ने एयरपोर्ट पर हुए स्वागत पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। यहां लारा ने एयरपोर्ट परिसर में सांस्कृतिक लोक नृत्य दल की महिलाओं के साथ नृत्य करने की भी बेहद खूबसूरत अंदाज में कोशिश कुछ यूं की, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Well, this is a great welcome with dance and good food, and we even had the opportunity to dance along. So, well, it's great to be here. I'm very curious to see some of the surroundings. I thought, yeah, it's beautiful. Like the fabrics are really colorful, and okay, thank you. It's a great experience. एक और बेहद अहम खबर, नेपाल में 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अन्नपूर्णा चोटी फतेह करने के बाद पर्वतारोही बलजीत कौर के निधन की खबर गलत निकली। पर्वतारोही बलजीत कौर जीवित हैं और उनको सुरक्षित एयरलिफ्ट कर अन्नपूर्णा बेस कैंप लाया गया है और मेडिकल जांच के लिए उनको काठमांडू भेजा जाएगा। बता दें कि पर्वतारोही बलजीत कौर हिमाचल के सोलन की रहने वाली हैं। उधर सोलन में बलजीत कौर की मां शांति देवी उनको लेकर चिंतित हैं और चाहती हैं कि उनकी बेटी सकुशल जल्द घर लौट आए। पहले तो मेरे को लोकल लोगों ने बताया कि ऐसी बात है, लड़की नहीं रही। तो फिर शिमला से मीडिया वाले ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है। अच्छा जी। तो वार्ड मेंबर जी का भी मेरे को मौके पर फोन आया है। ठीक है जी। उन्होंने भी ये कहा कि बेटी को कुछ नहीं हुआ, लड़की ठीक है, वो मौके पर मेरे घर पर आए। हाँ जी हाँ जी। पुलिस वाले भी साथ में थे उनके। पुलिस वालों ने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि तेरी लड़की ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी। तो उससे पहले पाशा बरकी जी भी मेरे घर में आए हुए थे। अच्छा जी। और बाद में न्यूज आई जो वार्ड मेंबर ने दी मेरे को न्यूज पहले, ये बेटी ठीक है। अच्छा जी। घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है।
सीएम सुक्खू ने ऊर्जा के विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें सीएम ने 100 मेगावाट के उहल थर्ड विद्युत परियोजना को मई 2024 तक चालू करने का निर्देश जारी कर दिया। सीएम खुद जून महीने में परियोजना स्थल का जायजा लेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले ही इसके काम में काफी देर हो चुकी है, जो अब मई 2024 तक चालू हो जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने HPPCL के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी रूप से वैधता देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भांग की वैध खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भांग की खेती वैध होने से प्रदेश के लिए राजस्व भी जुटेगा और औषधीय गुणों के कारण रोगियों के इलाज पे भी ये फायदेमंद साबित होगा। इसका औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकेगा। वहीं ऊना से बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। हादसा लठियानी में बीच सड़क पर हुआ, जहां विधायक की गाड़ी सड़क पर पूरी तरह पलट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विधायक की गाड़ी सड़क पर पलटी हुई है। विधायक सतपाल सत्ती इसी कार में सवार थे। हादसे के वक्त वो हमीरपुर जा रहे थे। लठियानी में यह हादसा पेश आया। गनीमत ये रही कि विधायक सहित कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद विधायक ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे। उन्हें बताया कि दूसरी तरफ से आ रही एक बेकाबू ऑटो से बचने के चक्कर में यह हादसा पेश आया। बस ऐसे गाड़ी पलट गई है, लेकिन हम सब लोग सेफ है और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से बचाव हो गया। हमें भी कोई चोट नहीं है और बाकी भी कोई ऐसा नहीं हुआ है। सर वो क्या था? मुझे एक सामने से आ रहा टेम्पू था, वो गाड़ी की तरफ आया। एकदम मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको नींद आई होगी। ऐसा नींद का झोंका आ गया तो ऐसा लगता था कि ऊपर ही चढ़ जाएगी। तो ड्राइवर ने लेफ्ट साइड अपनी साइड को घुमाई तो गाड़ी थोड़ा पहाड़ी से टकरा करके, सैल से टकरा करके सड़क के बीच में पलट गई। लेकिन हम सब का जो हम अंदर बैठे थे, हम सबका बचाव हो गया। धन्यवाद। नूरपुर में पुलिस ने राजा का तालाब होटल में छापेमारी कर देह व्यापार में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को इस होटल में देह व्यापार होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और होटल में नकली ग्राहक बनकर छापेमारी की और लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। हमीरपुर में धंगोटा पंचायत के बतलाऊ गांव की महिला मंडल ने गांव में खुल रहे ठेके का विरोध किया है और इसको लेकर उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा को एक ज्ञापन सौंपा है। गांव की महिलाओं ने यहां शराब का ठेका खुलने से माहौल खराब होने की आशंका व्यक्त की है और कहा कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। समस्या ये है कि हमारे गांव में ठेका नया खुल रहा है, जिसका हम नहीं चाहते कि वो खुले। रीज़न ये है सर कि हमारा ये जो ठेका है नया, ये उस रास्ते पे खुल रहा है जो हमें मेन स्टेशन डंगार के लिए ले जाता है, नच के लिए। ठीक है, हमने अगर उस रास्ते से हमने जाना है तो हमारे पास ना तो कोई बस फैसिलिटी है ना कोई और फैसिलिटी है। हमारे पास वो 4.5 किलोमीटर का एरिया है जो पूरा जंगल से भरा हुआ है, झाड़ियों से भरा हुआ है, सुनसान रास्ता है। अगर सर उस पर ठेका खुल जाता है तो एक तो हमारे पास आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सेकेंड थिंग सर, जो हमारी जो बेटियां कॉलेजेस को जाती है, माताएं जाती है, रोज़मर्रा के काम करती हैं, हमारी बहुएं घास को या किसी और काम से बाहर जाती है, उनके लिए इनसिक्योरिटी हो जाएगी। तो अब तक हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।